नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों आज हम लोग फिर से करने वाले हैं हिंदी का टेस्ट। और दोस्तों हिंदी के टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आज का आपका टारगेट है 17 सही करने का। अगर आप इन 20 में से 17 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम, चाहे टीचिंग एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की संख्या पूछी गई है। तो स्वर और व्यंजन, ध्यान दीजिएगा, स्वरों की जो संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में वो होती है 11। ठीक है। और अगर बात करें, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि स्वरों की संख्या 13 होती है। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि 13 जो होती है स्वरों की संख्या, वो कहां होती है? वो होती है मूल भाषा में। और मूल भाषा क्या है दोस्तों आपकी? तो संस्कृत है। अगर बात करें संस्कृत में स्वरों की संख्या तो वहां पर आपका हो जाएगा 13 उत्तर। ठीक है। यहां पर 11 है। बात करें कौन से 13 होते हैं संस्कृत में, तो दोस्तों इसी 11 में आपके मन में आ रहा होगा कि अंग और आहा जोड़ देते होंगे और ये संस्कृत के 13 वर्ण बन जाते होंगे स्वर। तो ये दोस्तों बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा। ये जो अयोग वाह होते हैं ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं 13 कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों जो दीर्घ री होता है और री होता है, ये दोनों वर्ण जो है संस्कृत में स्वर के रूप में गिने जाते हैं। और जब इन्हीं को हिंदी के 11 में मिला दिया जाता है तो ये संस्कृत के 13 स्वर हो जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, और व्यंजनों की बात कर लें तो 5 वर्गीय व्यंजन होते हैं। मतलब वर्गीय व्यंजनों का 5 वर्ग होता है और एक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। मतलब 25 ये हो गए। उसके बाद आपका आता है अंतस्थ के 4 और ऊष्म के 4। मतलब 4 4 8 5 13 33 व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33। देखिए ये सारी चीजें आपको लग रही होंगी कि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब एकदम आसान चीजें, लेकिन परीक्षा में जाकर के यही आप गलत कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए, स्वर हो गया 11 और व्यंजन हो गए आपके 33। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन सा आंसर सही होगा। जिन्होंने ए लगाया है, देखिए यहां भी 11 और 33 दिया है, उनका गलत हो जाएगा। आपको बताना है स्वर और व्यंजन, मतलब क्रम होना चाहिए पहले स्वर का और व्यंजन का। ठीक है। ऐसी ही चीजें परीक्षाओं में दे करके आपको उलझाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, पहले स्वर फिर व्यंजन पूछा गया है, तो पहले स्वर उसके बाद व्यंजन, मतलब आपका सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है। तो इन सभी चीजों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, इसीलिए ये आपका टेस्ट करा दिया जा रहा है ताकि आपका नुकसान ना हो। ठीक है। जैसे ही तबीयत सही होती है तो आपकी रेगुलर क्लासेस आपको मिलने लगेंगी। चलिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, देखिए हमने, आप लोग उत्तर देते रहिए। हमने बताया है कि जो विकारी शब्द होते हैं वो कितने होते हैं? 4 प्रकार के। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया और विशेषण। क्रिया और विशेषण, विशेषण और क्रिया को यहां अलग लिखा गया है। ठीक है। देखिए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं इन्हें हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें विशेषण कहते हैं। और दोस्तों जो विशेषण की विशेषता बताता है इसे प्रविशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रविशेषण कहा जाता है। और दोस्तों बात करें क्रिया की, तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं इन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है। आपने विशेषण भी देख लिया, संज्ञा और सर्वनाम, प्रविशेषण भी देख लिया जो विशेषण की विशेषता बताए। अव्यय क्या होता है दोस्तों? अव्यय आपको बताया जा चुका है कि मतलब जिसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है। लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। और अव्यय भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस आपको यहां से तैयार हो गए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में संज्ञा शब्द बताइए। चलिए फटाफट से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से संज्ञा कौन सा है। ठीक है। फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। देखिए, संज्ञा की बात हो रही है तो पहले तो आप देख लीजिए मधुर। ठीक है। तो यहां पर हो गया कि मधुर गीत, आप जानते हैं कि मान लीजिए हमने कह दिया राधा मधुर गीत गाती है। तो अब गीत की क्या है? मधुर विशेषता बता रहा है, मतलब ये आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है। बात करें वह, इसको आप जानते हैं कि ये सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है। ठीक है। अब बात करें दोस्तों कि देखिए ईमानदार, अगर बात करें ईमानदार की तो ये होता है
ईमानदार व्यक्ति, ठीक है। मतलब ईमानदार क्या है, ये विशेषता बता रहा है व्यक्ति की, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, विशेषण हो गया, ठीक है। अब बचा ईमानदारी, तो यहां पे आपको देखिए ईमानदारी आपको दिखती नहीं है, सबसे पहली चीज अदृश्य हो गई, ठीक है। अब दोस्तों जो भी चीजें दिखती नहीं है और आप उसका अनुभव केवल कर सकते हैं, तो वो चीजें जो आती हैं वो आती है आपके भाववाचक संज्ञा में। किसमें, भाववाचक संज्ञा में। मतलब अगर हम कहें कि ईमानदारी एक उत्तम गुण है, तो यहां पर क्या हो गया, ये संज्ञा ही तो हुई, ठीक है। संज्ञा हुई, और कैसी संज्ञा हुई, भाववाचक संज्ञा हुई। तो आपका यहां पर सी वाला ऑप्शन जो होगा एकदम सही होगा। जितने भी साथियों ने सी ऑप्शन दिया है उनका उत्तर एकदम बढ़िया है, ठीक है। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, अगर पसंद आ रहा है सेशन आपको तो। अगला प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। चलिए आप लोगों का उत्तर एकदम तेजी से आना चाहिए। ये जो है क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग उत्तर एकदम तेजी से देना शुरू कर दीजिए। प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। चलिए अब हम लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए गुणवाचक विशेषण का मतलब है कि जो गुण बताए, क्या करे, गुण बताए, ठीक है। अब गुण में देखिए गोल क्या है, गोल अगर कोई वस्तु है तो ये भी इसका गुण बताता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर नुकीला है, जैसे कोई चीज नुकीली है तो क्या है, ये भी उसका गुण बता रही है, ठीक है। और बात करें अगर कोई चीज भीतरी कहा जा रहा है, ठीक है, मतलब किसी वस्तु का भीतरी भाग, तो ये भी इसका गुण ही बता रहा है, ठीक है। ये सब गुणवाचक विशेषण है। अधिक की बात करें दोस्तों तो अधिक क्या है, अधिक आपका परिमाण बताता है। क्या बताता है, मात्रा बता रहा है, परिमाण बता रहा है दोस्तों। तो ये किसमें चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा आपका। मतलब ये किसमें जाएगा दोस्तों, ये आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से। तो अब ये कभी गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आप परीक्षाओं में गलत करेंगे तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रख दिया गया है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। चलिए फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए। यथाशक्ति का मतलब क्या होता है कि शक्ति के अनुसार। अगर इसका आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, शक्ति के अनुसार। और यहां पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि यथा क्या है, यथा जो है वो अव्यय है। क्या है दोस्तों, अव्यय है। और जहां पर अव्यय शुरू में जुड़ा होता है, ठीक है, आप जानते हैं कि जो अव्ययी भाव समास होता है वो पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। और यहां पर दोस्तों जैसे ही आपको अव्यय मिला, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी वाला अव्ययी भाव समास। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने एकदम बढ़िया उत्तर दिया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कपूर शब्द है, फटाफट से उत्तर दीजिए। कपूर शब्द है तत्सम, देशज, संकर, तद्भव, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर संकर की बात आई तो दोस्तों संकर का मतलब यह होता है कि दो भाषाओं से बना हुआ शब्द। जैसे क्या होता है आपका, जैसे रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये यहां का शब्द है, खड़ी बोली मतलब हिंदी का शब्द है, ठीक है। तो रेलगाड़ी जो है ये संकर शब्द होगा, तो ये संकर तो है नहीं। देशज का मतलब जो यहां की भाषा से उत्पन्न हुआ हो, तो ये देशज भी नहीं है। बात आई तत्सम और तद्भव में, तो देख लेते हैं कपूर क्या है। तो दोस्तों कपूर की बात करें तो कपूर का जो तत्सम होता है वो होता है कर्पूर। तो इसका मतलब है कि कर्पूर अगर तत्सम है तो कपूर क्या होगा, तद्भव होगा, ठीक है। तो यहां पर आपका कौन सा डी वाला उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। चलिए फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अब देखिए क्रिया आपने अच्छे से पढ़ी भी होगी और क्रिया आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है। बात करें पूर्वकालिक क्रिया की तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है। देखिए पूर्वकालिक क्रिया में दो कार्य दिया होता है। कितना कार्य होता है, दो कार्य होता है, ठीक है। उसमें एक पहले समाप्त हो जाता है, फिर दूसरा क्या होता है, शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए उसने पुस्तक पढ़ी, इसमें भी दो कार्य नहीं है। छात्र से पढ़ाई, छात्र ने यहां पर होगा, छात्र ने पढ़ाई की, ये भी नहीं है। अब यहां पर देखिए यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता, ठीक है।
यहां पर दोस्तों क्या है, एक शर्त रखी गई है, यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। और इसमें हमने बताया था आपको कि क्या होता है दोस्तों, ये है हेतु हेतु मद भूतका हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल है। बात करें ये वाला, देखिए मोहन खाना खाकर सो गया, मतलब एक क्रिया पहले समाप्त हुई फिर दूसरी शुरू हुई, मतलब यही आपकी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी वाला उत्तर यहां पर एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द है। उत्तर देना शुरू कर दीजिए, अपना उत्तर गिनते रहिए। यदि आपको सेशन पसंद आए तो बीच में एक बार जाकर लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द है। देखिए जितनी भी चीजें आपको क्रिया विशेषण इन सबसे प्रश्न जो भी मिल रहे हैं, यदि आपको कहीं भी जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप जाएं, चैनल पर पूरी की पूरी श्रृंखला अपलोड कर दी गई है। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो हिंदी व्याकरण के नाम से वहां पर मिल जाएगी। ठीक, मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द है। देखिए अब यहां पर देखिए, पहला है मयूराक्षी, मृगनयनी, मीनाक्षी और द्रिगंबु। ये देखिए टाइपिंग में सही नहीं हो रहा था, इसको मैं लिख दे रहा हूं द्रिगंबु। ठीक है, ये लिखा है द्रिगंबु। अब आप लोग उत्तर देना शुरू कर दीजिए, एक एक ऑप्शंस को लेकर चलते हैं। आप लोगों ने उत्तर देना शुरू कर दिया होगा। मयूराक्षी मतलब मयूर के समान, क्या, मयूर के समान नेत्र वाली, मयूर मतलब मोर, मयूर के समान नेत्र वाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मयूर के समान नेत्र वाली। ठीक है, मतलब मोर के समान नेत्र वाली। मृग नयनी की बात करें तो मृग के समान नेत्र वाली, क्या है, यहां पर मृग के समान नेत्र वाली है। ठीक है, अब बात करें मीनाक्षी, तो मीन मतलब क्या होता है, मीन का अर्थ होता है मछली। ठीक है, तो मीनाक्षी मतलब मछली के समान आंखों वाली, क्या है, मछली के समान आंखों वाली। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका सी वाला उत्तर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, मीनाक्षी। बात करें दृगंबु की, तो दृग मतलब क्या होता है दोस्तों, दृग मतलब होता है नेत्र, और अंबु की बात हुई तो अंबु मतलब होता है जल। मतलब जो जल नेत्र से, आंख से निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आंसू। तो ये किसका पर्यायवाची है, ये आंसू का पर्यायवाची है। ठीक है, डन है। तो आपने चारों ऑप्शंस देखे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में थंब इंप्रेशन दें, और पूरी स्क्रीन आपको पीली कर देनी है थंब इंप्रेशन से, अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो। ठीक है, फटाफट से आप लोग करना शुरू कर दीजिए, उसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि दोहे के दूसरे, ये वर्तनी में देखिए कुछ अशुद्धि, दोहे के दूसरे व चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहे के दूसरे व चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो पहले दोहा आप समझ लीजिए। दोहे में क्या होता है दोस्तों, दोहे में आपके 13 और 11 का क्रम होता है। कितना, 13 और 11 का क्रम होता है। आप देखिए ये होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। बहुत सारे हमारे साथी होंगे जो नहीं समझ पाते होंगे कि ये चरण क्या होता है। जब आप दोहा लिखते हैं तो पहले इतनी लाइन लिखा, फिर कामा लगा, फिर पूरा लिखा, फिर पूर्ण विराम, फिर दूसरी लाइन जब आपने शुरू किया तो ये, और इस तरीके से आपका दोहा होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है प्रथम चरण, इसी को चरण कहा जाता है जहां पर आपका कामा लगता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, द्वितीय चरण। ठीक है, ये होता है द्वितीय चरण, ये होता है आपका तृतीय चरण, और ये होता है आपका चतुर्थ चरण। ठीक है, अब यहां पर है कि दोहे के दूसरे और चौथे चरण, मतलब इसमें और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। तो अभी आपको बताया कि 13 और 11, मतलब यहां पर 13 और यहां पर 11, यहां पर 13 और यहां पर 11। बात करें पूरे की तो 13 11 24 पहले लाइन में, 24 दूसरे लाइन में। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि पूछा गया दूसरे और चौथे चरण में, तो देख लीजिए दूसरे में 11 और चौथे में 11। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा कि दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं। मतलब 13 और 11 का क्रम होता है और 11 11 मात्राएं होती हैं। इसी को आप उलट देंगे, अगर 11 और 13 कर देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सोरठा हो जाएगा। क्या, सोरठा हो जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों कि ये आपका सोरठा हो जाएगा। आपके परीक्षा में दोहा और सोरठा, ठीक है, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते भी हैं, तो इनको तो आपको एकदम अच्छे से याद करके ही चलना है। ठीक, डन है। चलिए अब दोस्तों यहीं पर एक चीज और देख लीजिए
एक चौपाई भी आपसे पूछा जाता है। क्या? चौपाई भी पूछा जाता है। तो जब आपको 16 दे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा। कितना? 16 अगर आपको देता है तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? चौपाई हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए। तो यहां पर ध्यान से समझिएगा, व्योम का अर्थ क्या होता है? व्योम का अर्थ होता है आकाश। ठीक है, व्योम का अर्थ आपको पता चल गया, आकाश होता है। अब देखिए, अंतरिक्ष भी आकाश का पर्यायवाची है, अंबर भी आकाश का पर्यायवाची है, शून्य भी आकाश का पर्यायवाची है। बचा बीच में बचा पीयूष। पीयूष किसका पर्यायवाची है? अमृत का। तो यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बेहतरीन जवाब दे रहे होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चलिए, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहां पर आपके सामने 4 वाक्य दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें किसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है, देखिए, पहला है रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है और मां स्वेटर बुनती है। ठीक है, यहां पर आप अगर क्या का प्रश्न कर लें और आपको उत्तर मिल जाए तो क्या हो जाएगा? वो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। जैसे रामू क्या खा रहा है? तो रामू खाना खा रहा है। ठीक है, यहां पर उत्तर मिला आपको खाना, मतलब ये आपका हो गया कर्म, मतलब ये सकर्मक है। चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है? गाड़ी चलाता है। तो यहां पर आपको क्या मिल गया? कर्म मिल गया। बात करें दोस्तों कि मां स्वेटर बुनती है, क्या बुनती है? स्वेटर बुनती है। तो यहां पर भी आपको मिल गया कर्म। अब बात करें कि श्याम हंसता है, श्याम क्या हंसता है? तो कुछ नहीं मिला, मतलब यही आपका क्या है? अकर्मक है। हंसना जो क्रिया होती है ये अकर्मक क्रिया होती ही है। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो गया? सी वाला सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अज्ञ का अर्थ है, ठीक है, अज्ञ का अर्थ है। अज्ञ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिए, अज्ञ और अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। ठीक है, ये पहले समझ लीजिए। अज्ञ का अर्थ होता है, यहां पर 4 ऑप्शन है, जो कुछ भी नहीं जानता है, जो सब कुछ जानता है, जो थोड़ा जानता है, जो जानता भी हो और ना भी जानता हो। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोस्तों, अज्ञ का जो अर्थ होता है, आप लोग अपना उत्तर देते रहिए। अज्ञ का जो अर्थ होता है उसका मतलब है कि जो कुछ भी नहीं जानता हो। क्या है? जो कुछ भी न जानता हो। ठीक है, अब जो सब कुछ जानता हो, आप जानते हैं सर्वज्ञ। ठीक है, या विज्ञ भी आप कर सकते हैं। अगला है जो थोड़ा बहुत जानता हो, इसको क्या कहेंगे? अल्प धनज्ञ। अल्प मतलब थोड़ा, ज्ञा मतलब जानता हो, अल्पज्ञ। ठीक है, तो यहां पर ये आपके दोनों अलग से आपको जानने हैं। ठीक, अब जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो, इसका कोई अर्थ नहीं इस तरह से। अब चलिए दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए, आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है अशुद्ध है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, दधीचि, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति और घनिष्ठ। चलिए, चारों ऑप्शंस में से आप लोग फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। और यहां पर देखिए, दधीचि जो लिखा है ये भी बिल्कुल सही है, याज्ञवल्क्य जो लिखा है ये भी बिल्कुल सही है, निवृत्ति जो लिखा है ये भी सही है। तो गलत क्या है दोस्तों? आपका घनिष्ठ, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। होना क्या चाहिए? घनिष्ठ होना चाहिए। क्या? घनिष्ठ होना चाहिए। तो याद रख लीजिएगा, आपका उत्तर क्या होगा? घनिष्ठ। अगला प्रश्न है आपका कि छेपक का अर्थ है। चलिए फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों कि छेपक का अर्थ है। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका दूसरों को क्षमा कर देने वाला, दूसरा ऑप्शन है फेंक कर चराया जाने वाला हथियार, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, और तेज गति से चलने वाला। देखिए, ये चारों ऑप्शन सही लग रहे होंगे। छेपक का अर्थ आप समझे ना, तो चारों ऑप्शन आपको सही लगते होंगे। जैसे क्षिप्त से अर्थ आ रहा है ना छेपक का, क्षिप्त मतलब फेंकना। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा दोस्तों? छेपक का अर्थ क्या होता है ये समझिए। छेपक का अर्थ होता है कि किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, मतलब सी वाला ऑप्शन सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें लोग ज्यादातर लोग भ्रमित हो जाते हैं। दूसरों को क्षमा कर देने वाला, ये तो जो है क्षमा करने वाला जो होता है सहनशील होता है। ठीक है, इसका जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द तो मुझे अभी तक नहीं मिला। दूसरों को क्षमा कर देने वाला आपको मिले तो आप उत्तर दे दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसे क्या कहते हैं आप? अस्त्र कहते हैं। क्या है? अस्त्र कहा जाता है। तेज गति से चलने वाला मतलब तीव्रगामी या तीव्रगामी या द्रुतगामी। क्या? द्रुतगामी। ठीक है, और दूसरों को क्षमा कर देने वाला दोस्तों क्षमाशील आप कह सकते हैं।
क्या है? क्षमाशील। डन है, चारों ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है कि जहां पहुंचा न जा सके के लिए एक शब्द बताना है। चलिए फटाफट से उत्तर दीजिए। चारों ऑप्शंस देखिए दोस्तों, चारों ऑप्शंस आप देखते होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाता होगा कि चीजें बनाने में कितना समय लगा होगा। ठीक है, फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए। आजकल स्क्रीन पे देखने में बड़ी समस्या हो रही है क्योंकि जुकाम की वजह से आंख में तुरंत पानी भर जाता है, इसीलिए पढ़ा नहीं मिल रहा है। देखिए जहां पहुंचा न जा सके, तो यहां पर दोस्तों देखिए आपके सामने ऑप्शन है दुर्गम, अगम, सुगम और दूरस्थ। ठीक है, अब यहां पर आपको चारों ऑप्शंस को समझने होंगे, तब यहां पर उत्तर आप सही कर सकते हैं। देखिए दुर्गम का अर्थ होता है कि जहां पर कठिनाई से जाया जा सके। क्या है? जाया तो जा सके लेकिन कैसे? कठिनाई पूर्वक। ठीक है, जहां पर जाने में कठिनाई हो तो वो दुर्गम है। जा तो सकते हैं लेकिन कठिनता होगी। सुगम का अर्थ है क्या? आसानी से, जहां पर आप आसानी से पहुंच जाए वो सुगम है। और दूरस्थ मतलब क्या है? जो दूर स्थित है। क्या? जो दूर स्थित है वो हो गया दूरस्थ। बचा आगम। आ मतलब नहीं, मतलब जहां पर नहीं जाया जा सके तो वो क्या हो जाएगा? आगम होगा। ठीक है, या जहां पर न पहुंचा जा सके वही क्या हो जाएगा? आगम हो जाएगा। मतलब बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि गम, जो गम में ना हो वही अगम हो जाएगा। तो मेरे भाइयों यहाँ पर वो वाला गम नहीं है जिसमें आप लोग कभी कभी डूब जाते हैं, उसके बाद काफी देर तक आपको मनाना पड़ता है और बहुत सारा समय आपका चला जाता है। तो ये वो वाला गम नहीं है, ये जाने वाला गम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 16वां प्रश्न है दोस्तों, हिंदी प्रतीप पत्रिका के संपादक हैं। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि आपको पत्र पत्रिकाओं से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और अखिलेश। यहां से ये प्रश्न 69,000 भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। अखिलेश की एक पत्रिका है तद्भव, ये पत्रिका आपसे 69,000 में पूछी जा चुकी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं की बात करें तो दो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो सभी लोग जानते हैं, कवि वचन सुधा। क्या है? कवि वचन सुधा। ठीक है, और एक है दोस्तों इनकी बाला बोधिनी। क्या है? बाला बोधिनी। और ये केवल दोस्तों महिलाओं के लिए प्रकाशित होती थी। क्या थी? महिलाओं के लिए प्रकाशित होती थी। और ये दोनों का प्रकाशन कहां से किया जाता था? काशी से किया जाता था, मतलब बनारस से। अगले हैं बालकृष्ण भट्ट दोस्तों, तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसके संपादक है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये कहां से संपादन करते थे? इलाहाबाद से। बात करें कि प्रताप नारायण मिश्र जी की एक पत्रिका है ब्राह्मण, ये भी कई बार पूछी गई पत्रिका है, तो ये भी याद करिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका क्या है? ब्राह्मण है। कानपुर से इसका संपादन करते थे। ये कहां से? कानपुर से। और तद्भव पत्रिका का संपादन दोस्तों अखिलेश जी द्वारा कहां से किया जाता था? लखनऊ से किया जाता था। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर आपके 4 क्वेश्चन बड़े अच्छे तैयार हो गए हैं। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि ड़ वर्ण का उच्चारण स्थान है। चलिए ये बढ़िया है, ड़ वर्ण का उच्चारण स्थान। फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए। आपके सामने ऑप्शन है मूर्धन्य, तालु, दंत और मूर्धा। तो आप लोगों का जवाब जो आ रहा होगा दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ लोगों का जवाब ए आ रहा होगा। ठीक है, और कुछ लोगों का जवाब डी आ रहा होगा। जो हमारे बहुत समझदार साथी हैं वो लोग, आप लोग जानते हैं कि ए वाला जवाब लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए टा वर्ग, री ऋतु रसाडाम मूर्धा, मतलब टा वर्ग जो है और री है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है मेरे भाई। तो टा ठा डा ढा डा, और इसका अर्थान क्या हो गया? मूर्धा हो गया। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों? मूर्धा हो गया। अब देखिए यहां दिया है मूर्धन्य और मूर्धा, कंफ्यूजन के लिए ऑप्शंस में इसीलिए स्वतः लिखता हूं ताकि आपको उनमें अंतर करने की क्षमता विकसित हो जाए। मूर्धन्य क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है वो क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य कहलाते हैं। ठीक है, मतलब ये उच्चारण स्थान नहीं है, ये वे वर्ण है जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है। और मूर्धा जो है ये उच्चारण स्थान है। क्या है? ये उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो आपका यहां उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी वाला, कि ड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, ना कि मूर्धन्य नहीं है। ये वर्ण मूर्धन्य है और इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है।
अगला प्रश्न है आपका कि पंचानन में समास है। फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। अब आपके मन में तुरंत आया होगा पंचानन, ठीक है, क्या हो गया, पंचानन मतलब, अब पंचानन में दो समास हो सकता है, अंतर स्पष्ट कर लीजिए कैसे, समास विग्रह के अनुसार, मतलब 5 मुखों का समूह, क्या है, 5 मुखों का समूह, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों इस तरीके से आया, और दूसरा क्या होगा कि 5 है आनन जिसके, 5 है आनन जिसके, अर्थात शिव। अब देखिए दोस्तों, 5 है आनंद जिसके और 5 मुखों का समूह, इस वाले विग्रह से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा द्विगु, और इस वाले विग्रह से हो जाएगा बहुव्रीहि। क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। तो अब दोस्तों अगर शब्द केवल दिया है तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि क्या होगा, तो यकीन मानिए कि इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन आपको दिया होगा, ठीक है। अगर दोनों दिया है तो आप कोई भी लगाएंगे, ये दोनों उत्तर सही माने जाएंगे, बाद में यही सारे क्वेश्चंस कॉमन हो जाते हैं। तो यहां पर देखिए आपको बहुव्रीहि समास दिया हुआ है और द्विगु समास नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुव्रीहि समास आपका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्या है, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वात, समीर, अनल और हवा, ठीक है। तो यहीं पर लोग गलती करते हैं, अनल और अनिल में, अनल और अनिल में लोग गलती करते हैं। वात भी क्या है, वायु का पर्यायवाची है, समीर भी क्या है, वायु का पर्यायवाची, हवा तो वायु का पर्यायवाची है ही। अब अनल मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि अनल का मतलब होता है आग, और इसी से मिलता जुलता शब्द है अनिल जिसका अर्थ होता है वायु। तो इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अनल और अनिल में। तो आप याद रखेंगे अनल का मतलब अग्नि और अनिल का मतलब वायु। अगला प्रश्न है कि कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था। मेरे भाइयों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये आपको बता भी चुके हैं हम एक बार, ठीक है, कि कविता में मुक्त छंद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शंस रखे गए हैं, चारों ऑप्शंस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए जो निराला जी हैं, इसका सही उत्तर है निराला, मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक रचना है जूही की कली, और मुक्त छंद की पहली रचना है, मतलब यहीं से मुक्त छंद का आरंभ हुआ। तो आपसे पूछे मुक्त छंद की पहली रचना जूही की कली, मुक्त छंद के पहले रचनाकार निराला, और जूही की कली किसने लिखा है, तो निराला। ये सारे क्वेश्चंस यहां पर तैयार हो गए आपके। बात करें पंत जी की, ठीक है, तो इनका पूरा नाम आप तो जानते ही होंगे कि सुमित्रा नंदन पंत। और पंत जी क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी समझिए, इनकी एक रचना है चिदंबरा, क्या, चिदंबरा। तो भैया चिदंबरा पर इनको क्या मिला, ज्ञानपीठ का पहला, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, चिदंबरा 1968 में, ठीक है, कितने में, 1968 में मिला चिदंबरा, ठीक है, चिदंबरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब इसी 68 में 4 और जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 1972। 1972 में फिर से जाकर के दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और किसे मिला ये भी देखिए, ये मिला दिनकर जी को, किसे, दिनकर जी को, और रचना कौन सी थी, उर्वशी, ठीक है, उर्वशी पर दिनकर जी को मिला। अब इस 72 में आप 6 साल जोड़ दीजिए, हो गया 1978, ठीक है, और इसी में 4 साल और जोड़ लीजिए तो 1900 हो गया 82। कैसे आपको जोड़ना है, 68 में आपने 4 जोड़ा 72, ये एक जोड़ा तैयार। अब इसमें 6 जोड़ के आप 78 पर आ गए, 78 में फिर आपने 4 जोड़ा तो एक जोड़ा फिर तैयार, 78 और 82 का, ठीक है। तो अब जो आपने देखा 68 और 72 वाला आपने देख लिया, किनको किनको, पंत और दिनकर जी को। अब जो आपका 78 और 82 वाला उसको देखिए, जो 78 वाला है दोस्तों, 78 में क्या हुआ था कि अज्ञेय जी को, क्या था, अज्ञेय जी को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, किस रचना पर, कितनी नावों में कितनी बार, क्या, कितनी नावों में कितनी बार। और 82 की बात करें तो ये मिला था वर्मा जी को, मतलब महादेवी वर्मा जी को मिला था, और रचना कौन सी थी दोस्तों, तो रचना थी इनकी यामा। तो यामा पर इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके बाद से दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार पूरे योगदान पर दिया जाने लगा, किसी एक रचना पर ना दे करके, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आप एकदम ध्यान रखेंगे कि ये जो 4 क्वेश्चंस, ये और एक ये आपको सारे, निराला जी वाला मुक्त छंद, ये इतने क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने अपना जो है
स्कोर देना शुरू कर दिया होगा। ठीक है, जितने भी हमारे साथी 17 स्कोर पार कर गए हैं या जिन्होंने भी 15 प्लस स्कोर किया है, उन सभी का स्कोर एकदम काबिले तारीफ है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे रखे गए थे कि आप जो है जो अच्छी तैयारी कर चुके हैं उनका 17 से ऊपर चला जाए, और जो अभी मध्यम में है वो 15 से 17 रहेंगे, 10 से 15 के बीच में भी जो है वो भी बढ़िया है। अब जो 10 से नीचे दोस्त चले गए हैं, अब उनको थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी बढ़िया क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।